गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को केमिस्ट्री में है थ्योरी, लेकिन थ्योरी में हर एक टॉपिक को हम आप लोग के बीच में क्वेश्चन बना करके लेकर के आए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस टाइप से हम बना करके लाए हैं। इस चैप्टर में कुछ ऐसा क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं जो आपके इंटरनल क्वेश्चन यानी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, और आज कोशिश है जो अगर सभी विधि व्यवस्था अगर सही रहेगा तो हम पूरा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण जो है ये चैप्टर आज आपको एक ही वीडियो में खत्म भी कर देंगे। तो आप सभी स्टूडेंट ठीक है ध्यान बनाए रखिए अच्छा से मन से। और ये चैप्टर बड़ा VVI है, वैसे इस चैप्टर को आप लोग को हम कई बार पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार लेकर के लास्ट में लेकर के आ गए। जो स्टूडेंट को इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप में ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन रहता है आपको समीकरण को संतुलित करने के लिए, तो हम लोग समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, हो सकता है बहुत दिन हो गया तो आप लोग भूल गए होंगे, तो आप लोग को एक बार याद दिलाने के लिए लेकर के आए हैं। अच्छा से सुंदर से समझने का कोशिश कीजिएगा। हर एक टॉपिक को हम इसमें क्वेश्चन बना दिए हैं। इसमें आगे जाकर के कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है, मतलब समीकरण है जिसको समीकरण को संतुलित करना है, तो आप लोग अच्छा से संतुलित कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आपको जो ये चैप्टर होगा इसमें से पहले तो समझ लीजिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो कई बार लगातार पूछते आ रहा है। ठीक है, वो भी आप लोग को इसमें मिलेगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो अंदर का इंटरनल यानी थ्योरी से जो क्वेश्चन बनता है, हम वो क्वेश्चन भी बना करके आप लोग के बीच में लाए हैं। तो देखिएगा, और टॉपिक को एकदम बड़ा सुंदर से हम इसमें बनाए हैं क्वेश्चन के रूप में। जैसे अभी आपको हम बतलाते हैं, देखिए देखिए सबसे पहले आप लोग को बतलाते हैं हम, क्वेश्चन है जो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। जब आप बुक निकालेंगे तो आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़ने के लिए मिलता है, तो हम तो पढ़ लेते हैं। जो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सब वस्तुएं आते हैं जो अवस्था परिवर्तन के दौरान हमें दिखाई देते हैं, ठीक, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन के रूप में हम लोग को नहीं समझ में आता है जिसको हम क्वेश्चन कैसे बनाएं। तो आज आप लोग को हम क्वेश्चन बना करके लाए हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से आपको रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ऐसे समझिए ना। जितना आपको इस चैप्टर में टॉपिक है ना, उतना आपको मैं क्वेश्चन बना दिया हूं। ठीक है, ताकि आप लोग को क्वेश्चन को याद करने में सुविधा होगा। ठीक है, टॉपिक को याद करने में सुविधा होगा। ठीक है, देखिए कहता है भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात इसको हम देख सकते हैं। जब अवस्था परिवर्तन होगा तो अवस्था परिवर्तन के दौरान हम इसको देख सकते हैं। जैसे देखिए बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है, नमक में जल में नमक का घोलना, मोम का पिघलना, जल का वाष्पीकरण। यहाँ पर एक बच्चे क्वेश्चन किए थे, तो सर जल में नमक का घोलना कैसे भौतिक परिवर्तन है। जब हम जल में नमक को घोलते हैं तो कैसे भौतिक परिवर्तन होता है, इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। बउआ, जब हम नमक देते हैं तो दिखाई देते रहता है, अगर ऐसे करके हम लकड़ी से हो या चम्मच से हो या जो चीज से हो घोलते रहते तो दिखाई देता है जो दाना छोटा हो रहा है, धीरे धीरे होते 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 विलुप्त हो जाता है नहीं, और कुछ पल के बाद दिखाई देता है जिसमें अब नमक है ही नहीं। लेकिन जब उसको हम लोग यूज करते हैं तब पता चलता है इसमें नमक घोला हुआ है कि नहीं। तो नमक मिल जाने के बाद वह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत हो सकता है, लेकिन जब घुल रहा हो यानी जब उसमें हम नमक डालें और वह जो घुल रहा हो यानी घोल रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। मोम का पिघलना, मोम तो देखते ही हैं पिघलते रहता है। जल का वाष्पीकरण, फलों से सलाद बनाना, मक्खन का बर्तन में पिघलना इत्यादि आपका भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन के बाद इसमें रासायनिक परिवर्तन है, तो इसी का उल्टा भौतिक परिवर्तन का उल्टा आपको रासायनिक परिवर्तन होगा। कहता है वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, अगर आपकी बहन, आपकी मम्मी, आपकी भाभी, आपके फैमिली में कोई आदमी अगर दही को जमाने के लिए दूध को उबालते हैं, दूध को एक निश्चित सेल्सियस पर ठीक है रखते हैं, हम लोग ऐसे करके कितना ही देखते रहेंगे, क्या कब दही बना दिखाई देगा, नहीं ना पता चलता है। देखिएगा एक समय आता है जो दूध शांत हो जाता है, और दूध शांत होने के बाद 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा तक उसको एकदम नजर गड़ाए रखिए, उसके बाद अगर डुलाइएगा तो लगेगा दही जम गया, मतलब दही बन गया है दूध, नहीं। लेकिन बना कैसे ये चीज तो हम लोग नहीं देखे, तो ये आपको क्या कहलाएगा,
रासायनिक परिवर्तन। कहता है लोहे पर जंग का लगना, सबसे अच्छा लोहे पर जंग का लगना आपको जब घर वगैरह बनता है तब देखिएगा, रात में छर गिरता है दरवाजा पर, अब भोर में, अभी कोहरा का समय है, कोहरा का समय है तो हम लोग देखते हैं जो भोर में उस पर भूरा भूरा कलर का परत बन जाता है नहीं, तो ये भी हमें दिखाई देता है लोहे पर जंग का लगना। आयरन तथा सल्फर से आयरन सल्फाइड, लकड़ी और कागज का जलना, ये सब हमारे लिए, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। आइए अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के बाद रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसी के नीचे में भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के नीचे में है रासायनिक अभिक्रिया का टॉपिक, तो हम उसको भी बना दिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब तो आपको क्लियर हो गया ना, जो यह रासायनिक अभिक्रिया एक टॉपिक, एक क्वेश्चन भी बन सकता है। देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए H2Cl2, समीकरण का चिन्ह 2HCl, ये समीकरण संतुलित है बउआ, समीकरण संतुलित है। अगर समीकरण संतुलित नहीं रहता, अगर समीकरण संतुलित नहीं रहता तो ये इस टाइप का होता, अगर समीकरण संतुलित नहीं होता तो ये इस टाइप का होता, जानिए ये इस टाइप का होता बउआ। अगर ये इस टाइप का अगर होता तो समझिए, अगर इस चीज को समझिए, पहले ये क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको हाइड्रोजन, क्या है ये, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण करता है ना, तो हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ है, क्लोरीन एक अलग पदार्थ है। जब दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो एक नए पदार्थ का निर्माण किया, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग है। हो गया ना। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया वह होती है, क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जिसमें कोई पदार्थ को आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है। क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, दोनों के गुण अलग हैं। जब दोनों को आपस में अभिक्रिया करवाया जाता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होते हैं। एक और एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम को जब हाइड्रोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो इसमें हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है, इसमें भी एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। अब आइए देखिए रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण और, भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग का लगना रासायनिक अभिक्रिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैग्नीशियम फीते का जलना। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, जो अभिक्रिया से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, जो मैग्नीशियम फीते को अभिक्रिया से पूर्व साफ क्यों किया जाता है, पढ़े हैं ना। ये क्वेश्चन आपका बड़ा VVI क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया का ये सब उदाहरण है। दूध से दही का बनना, भोजन को पकाने की प्रक्रिया कौन है, रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। आइए, अब जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं बाबू, अभिकारक और उत्पाद होते हैं। आगे तो एग्जाम्पल है ही, लेकिन आगे के एग्जाम्पल से पहले जब यहाँ पर दिया हुआ है, अगर यहाँ पर दिया हुआ है अभिकारक के रूप में, तो जानिए ये जो है H2+Cl2 ये आपको अभिकारक है, और HCl ये आपको प्रतिफल यानी उत्पाद है। तो अभिकारक किसे कहते हैं, तो इस मतलब समीकरण से हम कह सकते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम रासायनिक, ठीक है, अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं या प्रतिफल कहते हैं। देखिए, अब आपको हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और आप लोग को बतला देते हैं। इसको, ये जो यहां पर आप लोग देख रहे हैं H2+Cl2 ये आपको अभिकारक होंगे, ठीक है, H2+Cl2 ये अभिकारक होंगे, और 2HCl जो है ये प्रतिफल होंगे। प्रतिफल का दूसरा नाम उत्पाद भी है, अर्थात आप कह सकते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। अब अभिकारक और उत्पाद के बाद देखिए संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम,
ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपको भारतीय भवन में नहीं है, लेकिन ये भी आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको केवल 10वां में ही नहीं, 10वां के आगे भी आपको यह काम करेगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का मान न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। आप बताइए, यहां पर अगर 1 किलो है, क्या यहां पर आधा किलो हो जाएगा? नहीं ना होगा। अगर यहां पर वो ठोस में है, तो यहां पर भी ठोस की अवस्था में ही रहेगा। तो ठोस द्रव गैस तो हो सकता है, क्योंकि अभिक्रिया हुआ तो एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, नहीं, जब अभिक्रिया हुआ तो नए पदार्थ का निर्माण हुआ, लेकिन जितना है उतना ही रहेगा। वही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो अभिक्रिया में न ही तो द्रव्यमान को घटाया जा सकता है न ही बढ़ाया जा सकता है, उसका मान नियत रहता है, जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब देखिए, एक और है आपका टॉपिक, इसमें उत्प्रेरक किसे कहते हैं? कहता है वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को परिवर्तित कर देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। यह तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। अभिकारक, क्रियाकारक, देखिए उत्प्रेरक, ये जो है चिन्ह देख रहे हैं ना, बताइए इसका अभिक्रिया में कोई भाग है, कोई मतलब है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्प्रेरक कहेंगे। क्या कहेंगे बउआ? उत्प्रेरक। ध्यान रहेगा, इस तीर के निशान को क्या कहेंगे हम लोग? उत्प्रेरक कहेंगे। अब आपका मेन टॉपिक फिर चालू होता है, रासायनिक समीकरण। कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इतना को आप लोग समझ लीजिए, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में अभी तक में आपको पढ़ाए हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, अभिक्रिया के बाद आपको अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, इतना आप लोग पढ़ लिए। अब इसका मेन टॉपिक चालू होता है, आपको रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या 1 मिनट के लिए बउआ, अगर यहां पर अगर हम लिख दे ऑक्सीजन, मान लीजिए अगर हम लिख दिए ऑक्सीजन, अगर यहां पर लिख दिए कार्बन, कुछ भी अगर हम लिख दिए, और यहां पर भी अगर एक शब्द में कोई चीज अगर लिख दिए, तो क्या ये रासायनिक समीकरण कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अगर इसी जगह पर अगर हम लिख देते हैं H, अगर हम लिख देते हैं O, अगर इसके द्वारा अगर कोई समीकरण संकेत में ही अगर लिखेंगे तो क्या कहलाएगा? वो रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण का मतलब समझ में आ गया ना? जो रासायनिक समीकरण वह होती है जिसमें किसी भी तत्व जैसे अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पूरा लिखाएगा ना, हाइड्रोजन नहीं, अगर अंग्रेजी में ही लिखते हैं तो हाइड्रोजन, अगर हम लोग पूरा लिखेंगे क्या, लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं लिख करके क्या लिखना है हमको? H। तो ये हाइड्रोजन का क्या लिखे हम बउआ? संकेत लिखे, तो ये संकेत। और अगर CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिखे, तो ये संकेत और सूत्र को क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब रासायनिक समीकरण की बात आती है तो उसमें एक संतुलित समीकरण होते हैं और एक असंतुलित समीकरण होते हैं। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? देख रहे हैं ना, सब क्वेश्चन बन रहा है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह होती है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। जैसे देखिए, आपको यहां पर बतला रहे हैं C+O2, समीकरण का चिन्ह CO2। देखिए यहां पर ऑक्सीजन कितना, सॉरी कार्बन कितना, यहां पर कार्बन कितना, ऑक्सीजन यहां पर कितना, यहां पर ऑक्सीजन कितना, क्या समीकरण संतुलित है ना? तो इसी को हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण के जो है ये समीकरण संतुलित हैं। ठीक है, अब देखिए रासायनिक समीकरण में एगो आपको आता है असंतुलित समीकरण, ठीक है, उधर है असंतुलित समीकरण, देख लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे इस पर तो अच्छा रहेगा। ठीक है, पहले इधर से प्रतिफल हो गया तो तनिया इधर वाला पढ़ लीजिए, तब हम आगे की ओर चलेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, और प्रतिफल किसे कहते हैं। थोड़ा हम नीचे चले गए थे दूसरा पेज पर, पहले आप लोग को इधर बतला देना चाहिए था। तब आइए पहले इधर देख लेते हैं। अब देखिए, एक आपको यह भी होगा, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत क्या क्या दिखाई देते हैं, तो उसमें आपको अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन,
ताप में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। आप पढ़े हैं ना, आप लोग भारतीय भवन में भी ये चीज पढ़े हैं। और देखिए संजोग आज ऐसा है आप लोग के बीच में जो फिर से एक बार वही चैप्टर को रिवाइज करने का मौका मिल गया है। तो ध्यान दीजिए, अवस्था में परिवर्तन, एक एक एग्जाम्पल को आप लोग को हम एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। कहता रासायनिक अभिक्रिया में अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। मैग्नीशियम फीता जिसको रिबन कहते हैं हम लोग को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे देखिए Mg+O2 MgO। अब ये जो देख रहे हैं बगल में, ये ध्यान रखिएगा, ये समीकरण को संतुलित किया गया है। ये समीकरण को संतुलित किया गया है। अगर अवस्था में परिवर्तन आपसे पूछा जाए, जो जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, कोई दिक्कत, तो जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हम कैसे पहचानेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो एक है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है, तो उसका एग्जाम्पल है रासायनिक अभिक्रिया में अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। कैसे, तो मैग्नीशियम फीता को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम के क्या होते हैं, छोटे छोटे चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, Mg+O2 समीकरण का चिन्ह MgO। अब कहिएगा सर ये 2, ये बुआ समीकरण को संतुलित किया गया है। कैसे संतुलित किया गया है, तो देखो Mg यहाँ पर एगो है, यहाँ पर Mg एगो है, O क्या गो है, दूगो है, O यहाँ पर एगो है। तो इस दो पुराने के लिए यहाँ पर जैसे ही 2 से गुना किया, क्योंकि आप सभी आदमी जानते हैं जो गुना होता है वो बगल में लिखाता है नहीं, तो यहाँ पर तो हम O2 नहीं लिख सकते हैं ना। तो जैसे ही अगर यहाँ पर लिखे 2 तो ये हो गया Mg भी 2 और O भी 2, इसलिए Mg को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। कोई दिक्कत, आइए आगे देखते हैं। पहला तो अवस्था में परिवर्तन क्लियर है। अब है रंग में परिवर्तन। कहता है रासायनिक अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन होता है। कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला होता है, परंतु लोहे की कील डालने पर उसका रंग भूरा यानी ठीक है हल्का हरा हो जाता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया में रंग का भी परिवर्तन होता है। देखिए CuSO4 प्लस Fe, जब CuSO4 को Fe के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो FeSO4 का निर्माण होता है और Cu ठीक है निकल जाता है। आगे देखिए रंग में परिवर्तन के बाद तापमान में परिवर्तन। 4 गो टॉपिक है, ध्यान से पढ़िए। रासायनिक अभिक्रिया में ताप का परिवर्तन होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालने पर पात्र गर्म हो जाता है, अतः रासायनिक अभिक्रिया में ताप परिवर्तन होता है। इसका एक और एग्जाम्पल हमें याद आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम जल में डालते हैं, यानी चूना पत्थर को जल में डालते हैं तो क्या गर्म हो जाता है ना, यानी जल से अभिक्रिया करके वो क्या कर लेता है, गर्म कर लेता है अपने आप में। तो क्या ताप में परिवर्तन हो गया ना। आइए गैस का उत्सर्जन। कहता है रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस बुलबुला के साथ बाहर निकलता है। देखिए है ना, फिगर थोड़ा आप लोग को कम दिखाई देता होगा, देख लीजिए। ये फिगर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको अगर कहेगा ठीक है प्रयोग करने के लिए, तो ये जैसे अभी आप लोग प्रैक्टिकल का बुक मतलब बनाए हैं कॉपी, तो उसमें ये वाला फिगर बनाए थे आप लोग ने बनाए, आप बनाए हैं। हाँ ये है एक VVI है, जैसे केमिस्ट्री का आपको ये VVI है। बायोलॉजी में पहले आप तो नहीं दिया, पहले देता था शंख का, अब देता है मानव हृदय का। ठीक है, बड़ा VVI क्वेश्चन के अंतर्गत वो रहता है। और केमिस्ट्री में आपको लेंस देता है, समझ गए ना, एगो क्वेश्चन में। तो आप विद्यार्थी तो उसमें ऑप्शन दे देता है जो केवल लिखिए दीजिए, तो फिगर बनाना नहीं चाहता है कोई, ठीक है, लेकिन ये दिया हुआ है। आगे देखिए, तो 4 गो में तो कोई दिक्कत नहीं। रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ताप में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, ठीक है हो जाएगा चारों, रंग में परिवर्तन और एक अवस्था में परिवर्तन, कोई दिक्कत। ये चारों क्लियर हो गया, चारों का एक्सप्लेन भी क्लियर है। आइए, कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा ही दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर Zn, तो Zn का मतलब क्या हुआ, जिंक। तो यहाँ पर हम जिंक नहीं लिखेंगे, ZnSO4 सॉरी H2SO4 है पहले, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हम नहीं लिखेंगे हिंदी में, Zn यानी जिंक हिंदी में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र और Zn का संकेत, मतलब ये जो जिंक का संकेत होगा वो संकेत लिखेंगे, उसी को हम लोग ठीक है रासायनिक समीकरण कहेंगे। अगर जैसे अगर सल्फ्यूरिक अम्ल है तो अंग्रेजी में लिख देंगे सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो भी नहीं चलेगा। जिंक तो जिंक लिख देंगे तो वो भी नहीं चलेगा। जो संकेत है या सूत्र है तत्व का या यौगिक का, उसका केवल सूत्र का प्रयोग करना है या उसका संकेत का प्रयोग करना है। कहता है अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र को उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। भौतिक अवस्था का मतलब कि क्या वो भाग लिया है, ये दिखाई देता है ना, क्लियर क्लियर। जैसे देखते होंगे, देखिए है क्या गो है, हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ पर O क्या गो है, 4 गो है,
दिखाई दे रहा है ना, H वहां पर क्या गो है, दुगो है, क्लियर दिखाई दे रहा है उसकी भौतिक अवस्था। कहता है रासायनिक अभिक्रिया में इस समीकरण में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है, क्या क्या दिया आपको, ताप, दाब, तो ताप दाब का तो डिफिनेशन जानते हैं। उत्प्रेरक, ये देखिए अहम आपको उत्प्रेरक दिया था, ठीक है, हम उस समय में ध्यान नहीं दे पाए थे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो एक बात आप पिछली बार भी बतला दिए, अभी भी आप समझ लीजिए। जो जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया यानी भार जो होता है वह न तो ज्यादा होता है और न ही उसका कमी किया जाता है, वह केवल संरक्षित रहता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब है उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक पहले ही आपको बतला दिए किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे आ जाइए, अब कहता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आपको हम बतला ही दिए। रासायनिक समीकरण वह होती है जिसमें किसी भी तत्व या यौगिक के संकेत या सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण में आपका क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह होती है जिसमें अभिकारक और उत्पाद या अभिकारक और प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। अगर बराबर होती है तो क्या कहते हैं हम लोग, संतुलित समीकरण, और अगर बराबर नहीं होती है तो असंतुलित समीकरण। इसमें कोई दिक्कत, आइए अगर संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण समझ गए तो आइए असंतुलित समीकरण का दूसरा नाम क्या है, कंकाली समीकरण। एनसीईआरटी के बुक में आपको असंतुलित नहीं दे करके क्या दे दिया है, कंकाली समीकरण। बाबू अगर कंकाली समीकरण कहे तो हम लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है। कंकाली समीकरण मतलब असंतुलित समीकरण, कंकाली समीकरण मतलब असंतुलित समीकरण। तो असंतुलित समीकरण नहीं कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, क्योंकि रासायनिक समीकरण के दो पार्ट हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या समान होती है, और असंतुलित या कंकाली समीकरण में परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पाद में बराबर नहीं होती है। याद रहेगा ना। देखिए अब कहता है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान यानी परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए उसको, ठीक है, बराबर किया जाता है। किसी भी रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। देखिए हिट एंड ट्रायल विधि से आप क्या समझते हैं, ये आपको एनसीईआरटी का है, ये आपको भारतीय भवन में नहीं पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन हम लोग तो बिहार बोर्ड में हैं तो आपको तो पता है, जो हमें ये भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी लेवल ही आपके साइंस में क्वेश्चन होते हैं। तो कहता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इस विधि के द्वारा असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। कोई दिक्कत। अब आ जाइए आप यहां पर, जो रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार हैं, ठीक है, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं। आइए यहां से अब हम लोग को बारी बारी से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। इससे ऊपर वाले जो भी बात आप लोग पढ़े हैं, इससे ऊपर का बात, ये सब आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आएगा। हाँ ये सत्य है जो आपके क्लास 10th में ये पढ़ना है, लेकिन मुख्य रूप से इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। समझ गए ना। तो मुझे उम्मीद है जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो अभी आप लोग को माइंड में घुस रहा होगा। हाँ ये है जो आप घर पर जाकर के भूल जाइए वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन क्लास में समझ में आना चाहिए। भाई मन से पढ़िए, ठीक है, आपका मेहनत ही आपका भविष्य बनाएगा। इसलिए सभी स्टूडेंट मन से पढ़िए। कोई ऐसा दुनिया का इंसान नहीं है जो सही काम करना चाहता है, लेकिन उसकी हालात, उसकी मजबूरी, उसका ऑन फ्यूचर उसे मजबूर करता है वो काम करने के लिए। बताइए अभी 5:30 या 5:45 का टाइमिंग हो रहा होगा, क्या अभी पढ़ाने का मन है इतना? और वो नहा धो करके पूजा पाठ करके कहीं ना कहीं हमारी फ्यूचर हमें मजबूर की है, जो हम आप लोगों के बीच में आए हैं। उसी प्रकार से आप लोग भी अभी अपने उस फ्यूचर को देख करके आए हैं भाई। इसलिए अगर नींद लगता है तो एक बार अपने फ्यूचर को समझिए और क्लास में एकदम उस रनिंग के साथ, उस जोश के साथ बैठिए, जो लगे जहां सर पढ़ा रहे हैं तो एकदम माइंड में घुस रहा है। ऐसे करके मन से पढ़िए, ठीक है। आपका मेहनत आपको भविष्य में, ठीक है, एक अच्छा सक्सेस इंसान बनाएगा। अभी तो आप चोरी कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट निकलेगा ना, उस दिन एक एक आदमी, जानते हैं दुनिया क्या कहेगा? जब अगर आप कह दीजिएगा ना फर्स्ट डिवीजन, तो कहेगा रोल नंबर ला था।
यानी आपके फर्स्ट डिवीजन कहने से और आपको मार्कशीट दिखाने से अगर आप किसी को पीडीएफ भेज देते हैं ना, वो पीडीएफ से वो नहीं मानेगा, वो पीडीएफ से नहीं मानेगा, क्योंकि वो जानता है जो एडिट का जमाना है, वो एडिट करके दिया होगा। बताइए आपके जिंदगी से, आपके कैरियर से अगला को कितना प्यार है। वो अगला कह रहा है जब हम तुम्हारे रोल नंबर और रोल कोड से हम देखेंगे तब वो आत्मा की संतुष्टि मिलती है जी ये फर्स्ट किया, ये सेकंड किया और फेल किया। अगर फर्स्ट कर गए तब तो अंदर अंदर वो बददुआ देगा आपको, साला फर्स्ट के ना काबिल है, इते ना करे रहे, वो ना करे रहे। और ना कहीं अगर फेल कर गए सेकंड थर्ड आया तब देखिए वो कितना कूदकता है सो, समझे। इसलिए बाबू किसी को ताना मारने का मौका ना दीजिए, अभी समय है, इस समय को पकड़िए, और अगर समय पकड़ लिया ना तो रोने के लिए आंसू नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। बड़ा मन लगता है मुझे पढ़ाने में, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग पढ़ते हैं और फीडबैक देते हैं ना तो और मुझे हिम्मत मिलता है पढ़ाने में, ठीक है। देखिए अब हम फिर चालू करते हैं आप लोग को। अब विषय वस्तु के लिए संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, जानिए आपको संयोजन अभिक्रिया से तो दर्शन हुआ था, संयोजन अभिक्रिया से तो आपको दर्शन हुआ था भारतीय भवन में, लेकिन इसका दूसरा नाम संश्लेषण अभिक्रिया है। ये पहली बार अभी सुनने के लिए मिला है। जो स्टूडेंट भारतीय भवन के अलावा एसएफ, आलोक या एनसीईआरटी को एक दो बार उल्टाए होंगे तो उन्हें इससे दर्शन हुआ होगा, लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो अभी आप लोगों के नजदीक में देखने के लिए मिला, ठीक है। तो समझ लीजिए जो संयोजन का ही दूसरा नाम क्या है बाबू, संश्लेषण अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया तो जानते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। C+O2 CO2 संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। और संयोजन का उल्टा वियोजन होता है, संयोजन का उल्टा बउआ वियोजन होता है। तो अब हम कह सकते हैं जो एक भारी तत्व या यौगिक टूट करके दो हल्के तत्व का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं आपका किताब क्या कहता है, आपका नोट्स क्या कहता है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल अलग होता है। क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहिए या वियोजन अभिक्रिया कहिए, दोनों यहां पर चलेगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जो दो तत्व या यौगिक आपस में मिलकर के एक नए तत्व का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से अलग होता है। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जो एक भारी यौगिक टूट करके दो हल्के यौगिक या दो हल्के तत्व का या एक तत्व एक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से अलग होता है। ऐसे याद कीजिए जो आपको समझ में रहे, जितना हम बोले उतना बात इसमें है लिखा हुआ, लेकिन हम समझ गए तो हम आपको घुमा फिरा करके कह दिए। आइए आगे इसका एग्जाम्पल को देखते हैं। कहता है देखिए CaCO3 जब इसको आपस में हम अभिक्रिया करते हैं, खुद इसको गर्म करते हैं तो CaO+CO2 का निर्माण होता है। यह आपको वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। आइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझिए। जिस अभिक्रिया में उत्पादन के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण होता है और जल के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक है, बनती है, उसी को क्या कहते हैं हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इसी का उल्टा क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए कहता है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी नहीं, हाँ ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ऊष्मा ऊर्जा हो रहा है इसमें, कौन चीज, C+H2O। कार्बन को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो CO3 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक विषैली गैस है, जानते हैं ना। ये हमारे शरीर के अंदर में जाने के बाद जी मिचलाना, चक्कर देना उत्पन्न कर देता है, कभी कभी इससे मृत्यु भी हो जाती है। आप बताइए C क्या जहर है, जल जहर है, लेकिन जब दोनों का आपस में अभिक्रिया करवा दिया जाता है तो एक तरह से जहर बन जाता है। देख रहे हैं ना, इसी का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। हो गया ना, मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग, हो गया ना, ठीक है।
चलिए आगे, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बाबू। ठीक है, यह है आपको विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। ये तो अभी भी देखते हैं, जब 3 आदमी को दौड़ा दिया जाता है तो जो वो कमजोर रहता है उसका स्थान उसका पीछे वाला ग्रहण कर लेता है ना, वह अभिक्रिया आपको किताब में भी होता है। अगर कमजोर जो पड़ा उसका दबदबा देगा और उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। यही आपके जीवन में भी है। ये तो क्लास में देख रहे हैं ना, जो क्लास में आगे पीछे के रूप में आते हैं, जो जैसा मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट उस टाइप से दिखाई देता है ना। विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कितने सटीक डिफिनेशन है। देखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, यानी हटा देते हैं, अलग कर देते हैं और उसका स्थान अपना ग्रहण कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं? विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। देखिए, Fe जब लोहा को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है, ये FeSO4 का निर्माण होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन ये कॉपर को अलग कर देता है। देख लिए ना। इसीलिए ध्यान में रखिए, अपने आप को कभी कमजोर मत होने दीजिए। अगर कमजोर होने दीजिएगा तो रासायनिक अभिक्रिया वाला बात आपके साथ भी होगा। ठीक है, क्या दिन और बचल है? 35 दिन। चलिए, अब है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। आयना देखने वाला आयना ना, आयन जो होता है धनायन और ऋणायन, उसको आदान प्रदान करके ठीक है आपस में अभिक्रिया करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बाबू एक बार याद रखते हैं हम लोग, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी, नीचे उष्माशोषी, उसके बाद विस्थापन, उसके बाद द्विविस्थापन, इतना तक याद रहना चाहिए। एक बार फिर से याद करते हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, इतना तक याद रहेगा। एक बार मौखिक में याद रख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया हुआ होती है जिसमें तत्व या यौगिक, दो तत्व या यौगिक आपस में अभिक्रिया करके एक नए तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से अलग होता है। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें एक भारी यौगिक टूटकर दो हल्के यौगिक या एक तत्व एक यौगिक का निर्माण करते हैं, वह आपको वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में उष्मा का ठीक है उत्पादन होता है और उष्माशोषी अभिक्रिया में ऊर्जा ठीक है मुक्त होता है, अवशोषण होता है इसका। उसके बाद आपका क्या था? विस्थापन अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या दूसरे तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए, NaCl प्लस AgNO3 आपस में अभिक्रिया करके AgCl का निर्माण किया, प्लस में NaNO3 का निर्माण किया। अब है आपको अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। अपचयन रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ये बड़ा VVI है, आपको सुनते होंगे ऑक्सीकरण अवकरण। वही ऑक्सीकरण अवकरण का एक पार्ट है आपको उपचयन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा हाइड्रोजन का त्याग करता है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। दिया हुआ है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, याद रखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और हाइड्रोजन को मुक्त किया जाता है। क्लियर? यही ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत? आइए, इसके बाद आपको चालू होता है अपचयन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसमें ऑक्सीकरण है तो इसमें अवकरण, ऑक्सीकरण है तो इसमें अवकरण कहता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, इसमें क्या हुआ था? हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन को ग्रहण किया गया था, तो इसमें हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाएगा। उसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया गया था और हाइड्रोजन को निकाला गया था, इसमें हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाएगा और ऑक्सीजन को निकाला जाएगा। तो आपको पता चल गया ना जो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या होता है। आपका क्वेश्चन है जो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, क्यों? तो डिफिनेशन लिख देंगे, कोई दिक्कत? हो गया आंसर, डिफिनेशन लिख दिया, आंसर क्लियर। आप हमको डिफिनेशन याद नहीं है तो आंसर कभी होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा बाबू। अपचयन या अवकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ
हाइड्रोजन को ग्रहण करता है तथा ऑक्सीजन को त्याग करता है, अपचयन या अवकरण कहलाता है। इसी में उपचयन या ऑक्सीकरण, जिसमें हाइड्रोजन को निकाला जाता है और ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। अपचयन या अवकरण में हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को निकाला जाता है। कोई दिक्कत? याद हो जाएगा। आइए आगे, यही रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, किसी रासायनिक समीकरण में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया का साथ साथ होना रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो यहां पर उपचयन या अपचयन कहे या ऑक्सीकरण या अवकरण कहे, कोई दिक्कत? आइए, अब कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। HCl प्लस NaOH जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो NaCl प्लस H2O का निर्माण करते हैं। देखिए, अब 56 रासायनिक अभिक्रिया, आप लोग तो 9 को पढ़े थे, लेकिन देखिए अभिक्रिया में कई अभिक्रिया हम लोग को पढ़ने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, अब 56 रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। NaCl प्लस AgNO3 आपस में जब अभिक्रिया करता है तो AgCl का निर्माण होता है प्लस NaNO3 का निर्माण होता है, जो कि ठोस के रूप में उससे अलग हो जाता है। आइए आगे देखते हैं, ये अभिक्रिया के बाद क्या गो टोटल अभिक्रिया हुआ आपको? 11 गो। ठीक है, 11 गो में सब आपका VVI क्वेश्चन लग रहा है, जो है टॉपिक, लेकिन आपके नजदीक में हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन के रूप में, तो आप लोग ध्यान दीजिए। अब कहता है अभिक्रिया जब हो गया तो संक्षारण किसे कहते हैं? ये भी आपको एक टॉपिक है ना। देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है, और इस अभिक्रिया को, प्रतिक्रिया को या प्रति को, ठीक है, संक्षारण कहते हैं। क्लियर? संक्षारण मतलब कि अपने ऊपर एक परत जमा लेती है, जंग जिसको कहते हैं, कह सकते हैं। देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, आप लोग भी पढ़े हैं, इसमें कई पढ़े हैं प्रयोग। लेकिन देखिए, कहता है इसमें 2 गो दिया हुआ है, एक दिया है लोहे को पेंट करके, लोहे पर ग्रीज लगा करके, ठीक है, दोनों करके हम लोग जंग से बचा सकते हैं। देखते होंगे जब घर बनता है तो उस पर एक परत किया जाता है, कहता है जया कलर होगा होगा तत्काल एक परत कर दीजिए ताकि जंग नहीं लगेगा, होता है ना। क्लियर है? अस्तर सही है। आगे आइए, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? कहता है किसी तेलीय या वसा युक्त पदार्थ को खुले वायुमंडल में रहने के बाद ऑक्सीजन से क्रिया कर दुर्गंधित, स्वादहीन हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। समझ गए? विकृत गंधिता, जब किसी भी तेलीय पदार्थ को या वसायुक्त पदार्थ को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है, दुर्गंधित हो जाता है या स्वादहीन हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। खजूर देखे थे ना, एक दिन दिए थे हम आप लोग को, 2-3 को बच्चा को हम दिए थे, तो वो जो था पहला दिन जो खाए थे, पहला दिन जिस दिन हम पैकेट खोले उस दिन खाए तो कुछ और स्वाद मिला, और कल होकर के खाए वो स्वाद, और लास्ट में कल खत्म किए वो स्वाद में तनिक फर्क था। अब कहिएगा सर हम लोग को सरल खिला दिए, नहीं, मतलब क्या हुआ, जो पैक जो था, सील पैक था, उसका स्वाद, उसमें हवा लग जाने के बाद स्वाद में तनिया परिवर्तन हो गया। तो तनिया जो परिवर्तन हुआ उसी परिवर्तन को क्या कहेंगे हम लोग? विकृत गंधिता कहेंगे। कोई दिक्कत? आइए, कहता है दहन से आप क्या समझते हैं? किसी पदार्थ की ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, जलने की इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दहन का परिभाषा, ईंधन का परिभाषा आप लोग 6ठा-7वां के किताब में पढ़े होंगे, नहीं। आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। अब कहता है यसद लेपन किसे कहते हैं? यसद लेपन भी आपको जानकारी होगा, जो जंग से बचाने का ही एक प्रक्रिया है। कहता है लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये भी है ना, जंग से बचाने का ही एक प्रक्रिया है। कहता है भोजन को दुर्गंधित होने से कैसे बचाया जा सकता है? तो देखिए टॉपिक बड़ा कहे ना, इस बार का टॉपिक ऐसा है जो अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो सब याद हो जाने वाला है। नहीं, अभी जो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं नहीं लग रहा है जो सब याद हो गया है। देखिए कहता है निम्न तरीके से भोजन को दुर्गंधित होने से बचाया जा सकता है: प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख करके, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, और शीतलन के द्वारा, फ्रीज का प्रयोग करके हम लोग भोजन को दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं। जैसे अभी ठंडा का मौसम है, अभी जल्दी जल्दी भोजन खराब होता है? नहीं होता है। यही गर्मी का मौसम रहता है तो रात में हम लोग 9 बजे रात में भी चावल खाते हैं और भोर में देखते हैं तो उसका मार निकल रहता है अलग चावल से, नहीं, यानी खराब हो गया रहता है। आइए
अब देखिए आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल का कहता है वायु में दहन करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। कहता है वायु में दहन करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम धातु अधिक क्रियाशील होता है। जब यह वायु के संपर्क में आता है तो इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है जो मैग्नीशियम को दहन से रोकती है। इसलिए इस परत को हटाने के लिए ही दहन से पहले इसे रेजमाल से साफ किया जाता है। क्लियर है। आपका ये VVI क्वेश्चन 3 नंबर का है, 3 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर समीकरण को संतुलित करने के लिए कहता है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। आपके एग्जाम में सेम एकदम ऐसे ही रहेगा। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, समीकरण का चिन्ह हाइड्रोजन क्लोराइड, ये लिखा रहेगा, केवल ये हिंदी में लिखा रहेगा और आपको समीकरण को संतुलित करना है लिख करके। हाइड्रोजन का मतलब H2, क्लोरीन का मतलब Cl2। तो जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। हो गया। तो अब यहां पर हाइड्रोजन क्या गो है, 2 गो, और क्लोरीन क्या गो है, 2 गो, लेकिन HCl तो 1 गो ना है, तो हम गुना कर देंगे 2 से। तो देखो 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो क्लोरीन, 2 गो क्लोरीन। हो गया, पहला समीकरण क्लियर हो गया। दूसरा कहता है बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4। क्लियर। अब देखिए जब दोनों को आपस में अभिक्रिया करवाता है तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड तो हो गया। अब देखिए यहां पर क्या देख रहे हैं, एल्युमिनियम क्या गो है, 2 गो है, और वहां पर एगो एल्युमिनियम है, तो वहां पर 2 से गुना किए। जैसे ही 2 से गुना किए तो एल्युमिनियम तो 2 गो हो गया, लेकिन यहां पर Cl क्या गो हो गया, 3 दूनी 6, क्योंकि ये जो 2 है उस 2 को 3 से गुना किए तो 3 दूनी 6। ये देख लो यहाँ पर क्लोरीन क्या गो है, 2 गो है, तो 3 से गुना किए तो 3 दूनी 6। क्लियर हो गया, ये दोनों का बात खत्म। अब देखो यहाँ पर Ba पहले से क्या गो था, एगो, ये देखो यहाँ पर भी एगो था, लेकिन SO4 क्या गो, 4 गो, तो 4 तिया, जब भी अगर एक मिनट Cl2 को पुराने के लिए अगर हम 3 से गुना किए तो अब बेरियम क्या गो हो गया, Ba 3 गो, तो यहाँ भी 3 से गुना किए तो क्या 3 दूनी 4 तिया 12 गो हो गया ना, क्या गो 3 गो बेरियम हो गया, SO4 4 गो, SO4 4 गो, ठीक है। यहाँ पर बेरियम 3 गो, यहाँ पर बेरियम 3 गो, Cl 2 गो, सॉरी 3 दूनी 6 गो, Cl यहाँ पर 6 गो, Al 2 गो, Al 2 गो। क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से आपको सोडियम प्लस जल, समीकरण का चिन्ह सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, आपको समीकरण को संतुलित कर दिया गया है। कोई दिक्कत। देखिए समीकरण को संतुलित करना अनुमान विधि बेटर होता है, समझ गए। याद रखिएगा अगर अनुमान विधि से अगर नहीं बनाते हैं तो सब आदमी का सब जैसा आंसर हो जाएगा, नहीं, इसलिए अनुमान विधि ये जो बनाया गया है अनुमान विधि से है, कोई दिक्कत तो नहीं। आप लोग को हम पहले भी समीकरण को संतुलित करना बतला दिए हैं। आइए आगे कहता है निम्नलिखित रसायन अभिक्रियाओं से ली उनकी अवस्था के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए आपको दिया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको बना हुआ भी है। कहने का मेरा मतलब ये चीज जो आपके किताब के इंटरनल जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त बनाते हैं तो ये तो आपको क्वेश्चन दे दिया, और क्वेश्चन दे दिया तो उसका आंसर आपके सामने में यहां पर क्लियर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, एनसीईआरटी लेवल का सब मिल रहा है। सो देखिए किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। बउआ ये सब VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है। X का क्या नाम होगा, तो जिससे सफेदी किया जाता है तो क्या है वो, CaO। क्लियर। कहता है ऊपर 1 में लिखे पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया, तो जब CaO को जल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या बनता है, CaOH। क्लियर। आइए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, बताइए। इंटरनल क्वेश्चन है ना ये सब एनसीईआरटी का। कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में लोहे की कील डालने पर उसका नीला रंग विलुप्त हो जाता है, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। ये हो गया आपको कौन चीज, इंटरनल क्वेश्चन को। आइए अब समीकरण को संतुलित करने की बारी है, ठीक है। अब समीकरण को जो संतुलित करने की बारी है तो यहां तक में 13 गो है, आप सभी आदमी देख रहे हैं 13 का 13 दिखाई दे रहा है। ये आप लोग को समझ गए, सब आदमी बना करके व्हाट्सएप नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा अब दिखाई दिया। इन्ना वाला बाद में आएंगे, पहले इन्ना वाला लीजिए ना,
इधर वाला हो गया 13 गो। आइए 13 के बाद इधर से आइए, इधर से आपको हो गया, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये 19 का 19 क्वेश्चन आज आप लोग को दोपहर में चेक किया जाएगा। सभी विद्यार्थी यहां से जाएंगे, अभी हम इसे अपलोड कर देते हैं, अभी इसी वक्त अपलोड हो जाएगा, अपलोड कर देंगे और सभी विद्यार्थी बनाएंगे। थोड़ा दिन आप लोग मुझे साथ दीजिए भाई मेरे, ठीक है, कुछ दिन आप मुझे साथ देंगे, आप लोग का अपना भविष्य बन जाएगा। अगर 19 को क्वेश्चन अगर आप संतुलित कर लेते हैं, मान लीजिए 19 में से एगो आपको परीक्षा में पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर का तो तैयारी हो गया ना, 1 नंबर का तो तैयारी हो गया। आज अगर हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा अच्छा से मन से, अगर कहीं पहले चैप्टर से 4 नंबर का पूछ दिया तो 4 नंबर का तो तैयारी हो गया ना। क्या सब एकदम एनसीईआरटी लेवल, सबको टॉपिक को हम क्वेश्चन बना करके लाए हैं। नहीं देखिए, कहता है इसका ऑब्जेक्टिव इंटरनल है बुक के अंदर का, ठीक है। कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसको रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण में तीर का संकेत। आइए 4 के बाद यहाँ पर 5 में कहता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर तत्व की परमाणु संख्या समान होती है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नई पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक में टूट जाता है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, जिसमें हाइड्रोजन का आयनों के आदान प्रदान। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील यौगिक को विस्थापित कर देता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म आपस में मिलकर के जल और लवण का निर्माण। भोजन का पचना। श्वसन कौन सी अभिक्रिया? साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। अब बताइए, अभी तो आंसर दिल है तब, नहीं तो क्या ये जितना क्वेश्चन आपको किया जा रहा है, क्या सबका आंसर आप लोग आसानी से नहीं दे सकते हैं? नहीं होगा आपसे रुपेश जी, तो आप गर्दन हिलाते हैं ना। सबका बउआ जवाब दे सकते हैं अगर आप लोग पढ़े। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा। आइए देखते हैं इधर का, ठीक है। चीनी का रासायनिक सूत्र आपको वो नहीं बतलाया गया था, देख लीजिए। C12H22O11। आप याद रखिएगा चीनी और हाँ याद रखिएगा, याद रहेगा ना। चलिए अब कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो अभी जस्ट देखें H2SO4 कहता है इस अभिक्रिया में, ठीक है, नाम दिया हुआ है, नहीं तो ऐसे समझिए Fe+CuSO4। अब यहाँ पर क्या किया, जो Cu को विस्थापित कर दिया तो विस्थापन अभिक्रिया, नहीं क्लियर नाम से पता चल रहा है। H2+O2 बन गया, एक संयोजन अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग उपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन, इसको कह सकते हैं अवकरण, कह सकते हैं ऑक्सीकरण, कोई दिक्कत नहीं। आइए कहता है ये समीकरण था द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये भी एग्जांपल है। कहता है दोनों किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि एगो में ऑक्सीजन है एगो में हाइड्रोजन। क्लियर है। अब आइए यहाँ पर समीकरण इतना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया, इसको तोड़ करके ये बनाया गया है, तो वियोजन अभिक्रिया आ जाएगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण के जरिए। अभिक्रिया CaO+H2O समीकरण का चिन्ह CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होता है 2:1। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला कलर का। आप बताइए इस क्वेश्चन में कहीं से आप लोग को कोई दिक्कत? अगर हमें लग रहा है जैसा जो अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे, ध्यान से अगर बोर्ड पर ध्यान दिए होंगे, तो आपका ये चैप्टर माइंड में अभी घुस गया। लेकिन मेरे तरफ से घुसा, आपको घुसा या नहीं घुसा, इसको कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और जो आंसर बतलाया गया है 19 को जो HW दिया गया है, ये आप लोग आज दोपहर वाले क्लास में जरूर टोटल स्टूडेंट बना करके लाएंगे। अगर मगर लेकिन परंतु नहीं चलेगा, ठीक है। जो आदमी आते हैं, जो आदमी को लगता है जो नहीं सर सही कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं, वो आदमी बना करके लाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ।